नमस्कार, मेरा नाम तन्मय शंकर। आज टॉस में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अभी 2-3 दिन पहले आपने सुना होगा कि फ्रैंकलिन ने अपने कुछ म्यूचुअल फंड्स को बंद कर दिया। और आप सब लोग एक टीवी पे ऐड देखते हैं जिसमें वो आता है, कहता है कि म्यूचुअल फंड सही है। पर आज एक्चुअली में एक सवाल बनता है, क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? क्योंकि जिस तरीके से 6 म्यूचुअल फंड बंद हुए, कितने ही निवेशकों का करोड़ों रुपया लगा हुआ था जो फंस गया। और जिसको लोग सोचते थे कि म्यूचुअल फंड में पैसा सेफ है, स्पेशली पैसा जो है हमारे को बढ़कर मिलेगा, वो आज बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पैसा ही उसका रुक गया है। और इसी मुद्दे को ढंग से समझने के लिए हमारे साथ शुभम है। शुभम बिजनेस के विशेषज्ञ भी हैं और इन सब चीज़ों में उनकी रुचि भी है। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि शुभम, फ्रैंकलिन ने जो म्यूचुअल फंड बंद कर दिए, लाखों लोगों का, लाखों ही होंगे आई एम श्योर, लाखों लोगों का निवेश फंस गया, उसके बाद भी क्या वाकई म्यूचुअल फंड सही है? जी देखिए, सबसे पहले फ्रैंकलिन की क्योंकि हम बात करें तो फ्रैंकलिन भारत का 9वां सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है और उसने अपनी 6 स्कीमें अभी हाल में बंद की और ये सभी की सभी स्कीमें डेट फंड थी। डेट फंड आमतौर पर बहुत सेफ निवेश माना जाता है। ये माना जाता है कि अगर आपने डेट फंड में कोई पैसा रखा है तो आपका जो पैसा है उससे बढ़कर ही मिलेगा, उससे कम नहीं होगा। तमाम फाइनेंशियल प्लानर, म्यूचुअल फंड एजेंट जो भी हमें म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो यही बताते हैं, उनके दिमाग में जो अवधारणा है या जो अब तक एक सोची समझी एक हम लोगों को बात बताई जाती है, वो यही बताई जाती है कि डेट फंड सेफ है, डेट फंड में पैसा रिस्क नहीं होता है और आपको पैसा बढ़कर मिलता है। जबकि इक्विटी फंड में ये सब जानते हैं, जो शेयर बाजार पर आधारित म्यूचुअल फंड स्कीमें होती हैं, उन स्कीमों में अगर आप पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है आपका, वो शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर खरीदता है। अगर शेयर के कीमतें टूटती हैं तो निश्चित तौर पर आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की जो एनएवी होती है वो कम हो जाती है और आपको नुकसान उठाना होता है। लेकिन डेट फंड में ऐसा नहीं है। डेट फंड को दरअसल बैंक की एफडी की तरह ही सुरक्षित माना जाता था। लेकिन ये पूरी की पूरी अवधारणा उस दिन सर के बल खड़ी हो गई जब फ्रैंकलिन को अचानक अपनी 6 डेट की स्कीमें बंद करनी पड़ी। वाइंड अप का मतलब, बंद करने का मतलब यह है कि नया निवेश अब उन स्कीमों में किसी भी माध्यम से नहीं किया जा सकेगा और पहले से जो निवेशक उस स्कीम में निवेशित हैं वो उसमें से अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो बंद करने का सीधा मतलब ये हुआ। अब अच्छी सीधी सी ये बात है कि कोई भी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता और अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती तो वो बंद क्यों करते? अगर बीच में एक मिनट आपको थोड़ा रोकूंगा, मतलब आपने एक चीज क्लैरिफाई की कि जो म्यूचुअल फंड बंद नहीं हुआ, फ्रैंकलिन के म्यूचुअल फंड के जो डेट फंड्स हैं वो बंद किए हुए हैं। डेट फंड से जुड़ी स्कीमें थी, 6 स्कीमें वो बंद की गई। बाकी स्कीमें वैसे ही काम कर रही हैं जैसे पहले काम कर रही थी। बट हाँ, ये जो 6 फंड थे जो डेट पे आधारित फंड थे, अमर जिस तरह आपको ये ग्राफिक्स में वो 6 की 6 स्कीमों के नाम दिखा पा रहे हैं, ये वो 6 फंड हैं जो दरअसल जिनमें अब नया निवेश नहीं होगा और इनसे कोई पैसा नहीं भी निकाला जाएगा। एक चीज बड़ी जरूरी है जो समझाना लोगों को, या लोगों के दिमाग में इससे जुड़े सवाल भी होंगे कि डेट क्योंकि जब सिक्योर माना जाता है इन्वेस्टमेंट, फिर वो आखिर डूब क्यों गया, आखिर वो स्कीमें बंद करनी क्यों पड़ी? तो जैसे शेयर बाजार में की जो खरीद फरोख्त है वो शेयर बाजार में होती है, ऐसी जो बॉन्ड्स हैं वो दरअसल डेट फंड में जो पैसा आता है इन स्कीमों में, उस पैसे से बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। वो बॉन्ड्स डेट मार्केट में ट्रेड होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर बिल्कुल सीधी भाषा में आप समझें तो बॉन्ड्स में आप किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को या किसी संस्था को, बैंक को बॉन्ड में पैसा उधार दे रहे होते हैं एक निश्चित ब्याज पर और एक निश्चित अवधि के लिए। तो इसीलिए अगर आप बॉन्ड देखें तो बॉन्ड इसी तरह जारी होते हैं, किसी कंपनी का, किसी बैंक का या सरकारी बॉन्ड। तो होता है कि 10 साल का बॉन्ड है जिसका टोकन रेट या जिसकी यील्ड जो है वो 8% है। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 साल के लिए वो कंपनी आपसे 8% पे पैसा उधार ले रही है। ठीक है। 10 साल बाद वो उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको आपका पैसा 8% रिटर्न के साथ वापस मिल जाएगा। सालाना आपको 8% रिटर्न मिल रहा है तो 10 साल के बाद सालाना 8% के हिसाब से जो भी आपका पैसा होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। डेट फंड इसीलिए सिक्योर माने जाते थे कि इनमें किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं है, तो पैसा उधार देना और पैसा उधार वापसी आ जाएगा। लेकिन ये बॉन्ड जुड़े थे किसी से, जब तक ये बॉन्ड जुड़े थे किसी सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार थी या केंद्र सरकार थी, तब तक आप इन्हें ये कह सकते हैं कि ये सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही डेट फंड में
उनकी स्कीमों में आए पैसे से अगर आप किसी ऐसी कंपनी को कर्ज दे देते हैं जिसकी माली हालत पतली है, जिसकी आय सुचारू नहीं चल रही है या जिसकी साख बाजार में अच्छी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको वो पैसा फंस जाता है। फ्रैंकलिन के साथ दरअसल तन्मय जी यही हुआ। फ्रैंकलिन की स्कीमों में जो पैसा आया था, फंड मैनेजर ने जिन कंपनियों को कर्ज दिया, जिनके बॉन्ड खरीदे, वो दरअसल अच्छी रेटिंग वाली कंपनियां नहीं थी। जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो बॉन्ड्स को रेट करती हैं कि AAA कैटेगरी का बॉन्ड है, AA कैटेगरी का बॉन्ड है, जंक कैटेगरी का बॉन्ड है। तो जो खराब रेटिंग मतलब ऊंचा ब्याज आपको मिलेगा। तो जो फ्रैंकलिन था दरअसल उसने उन कंपनियों को पैसा उधार दे रखा था जिनके बॉन्ड की रेटिंग दरअसल खराब देने के पीछे की वजह क्या थी कि अगर हम कमजोर कंपनियों को कर्ज देंगे तो वो महंगा कर्ज लेंगे, और महंगा कर्ज लेंगे तो निवेशकों को ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो इसीलिए डेट फंड में ये गौर करने वाली बात है कि अगर आप डेट फंड में पैसा डाल ही इसलिए रहे कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, तो ये चीज तो आपको ज्यादा गौर से देखनी चाहिए कि आपकी स्कीम का पैसा आपका फंड मैनेजर दरअसल किस तरीके के बॉन्ड में लगा रहा है। अगर वो किसी सरकारी बैंक के बॉन्ड में लगा है, सुरक्षित है। सरकार के किसी बॉन्ड में लगा है, सुरक्षित है। लेकिन अगर मान लीजिए वो यस बैंक, देवान हाउसिंग, आइलैंड एफएस, जेट एयरवेज, वो कंपनियां हमें अभी पिछले 6 महीने साल भर में डूबती टूटती दिखी हैं, अगर इनके बॉन्ड किसी व्यक्ति ने खरीद रखे हैं आपके पैसे से, तो निश्चित तौर पे ये दिक्कत आ सकती थी। और वही हुआ, जब लोग रिडम्पशन करने इस स्कीम में पहुंचे, उन्होंने कहा हमें हमारा पैसा दीजिए। फंड मैनेजर ने बाजार में जब उन बॉन्ड को बेचना चाहा, लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित थीं, डेट मार्केट में उन बॉन्ड को खरीदने के खरीदार नहीं मिले। और ये बिल्कुल जरूरी है कि अगर कोई ग्राहक अपना पैसा निकालने बॉन्ड से आता है तो उस बॉन्ड का कोई खरीदार उस समय बाजार में होना जरूरी है, क्योंकि तभी फंड मैनेजर उस बॉन्ड को बेचेगा, पैसा निकाल के आपको देगा। लेकिन उस बाजार में उस समय कोई खरीदार बचा नहीं तो और निवेशकों को प्रेशर लगातार बढ़ता चला गया। तो फाइनली फ्रैंकलिन को इन स्कीमों को बंद करना पड़ा। तो जो मोटा अगर मैं इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाऊं और इसको समझूं, इसको और आसानी से बता दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड में एक डेट फंड है और इक्विटी फंड है। इक्विटी में मार्केट में लोग पैसा शेयर्स खरीद के लगाते हैं, और डेट फंड में लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं। बॉन्ड बेसिकली एक तरह से उधार पैसा देना होता है, जिससे जैसे एक आम भाषा में लोग पैसा ब्याज पे देते हैं और ब्याज के उसके एवज में उसको कुछ पैसा कम ब्याज मिलती है। एक चीज जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि बॉन्ड एक म्याद के लिए होते हैं। वो 1 साल हो सकता है, वो 2 साल हो सकता है, वो 10 साल हो सकता है, वो 20 साल, 15 साल, कुछ भी म्याद हो सकती है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि वो कंपनी पैसा देने में असमर्थ थी। कंपनी ने तो 10 साल के लिए वो पैसा आपसे ले रखा है। कंपनी तो देने में असमर्थ उस दिन होगी जिस दिन उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी। ठीक है। अभी डेट मार्केट में जहां ये बॉन्ड ट्रेड होते हैं, अब इसको और आसान भाषा में समझते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप एक एक्स कंपनी का शेयर बाजार में खरीदने जाते हैं और आपको 100 रुपए में अगर कोई शेयर खरीदना है और आप 100 रुपए की बिड लगाते हैं खरीदने के लिए, तो जरूरी है कि 100 रुपए पे कोई बेचने वाला भी तैयार हो, तभी आपको वो शेयर मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर वो 100 रुपए वाला शेयर आप 120 का होने के बाद बेचने जाते हैं और 120 रुपए के बेचने का सौदा बाजार में लगाते हैं, तो ये जरूरी है कि कोई व्यक्ति 120 रुपए पे उसे खरीदने के लिए तैयार खड़ा हो। बिल्कुल। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि खरीदार बेचने वाले ना होने की स्थिति में आप अभी ये नहीं कह सकते कि उस कंपनी ने नहीं खरीदी। डेट की स्थिति में आप समझिए कि एक बॉन्ड है जो 10 साल के लिए किसी एक्स कंपनी ने पैसा लिया और आपको बोला कि हम आपको 7% पैसा देंगे। वो बॉन्ड मार्केट में ट्रेड होने आया, मुझे लगा कि 7% बढ़िया है, मैंने वो 7% पे पकड़ लिया। अब कल को बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी, बॉन्ड मार्केट में लोगों को लगा कि यार लिक्विडिटी ज्यादा है, शेयर बाजार में अभी दिक्कत है, शेयर बाजार टूट रहे हैं, सोना टूट रहा है, रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं है, चलो बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाएं। मांग बढ़ी, वही बॉन्ड जो 7% पे ट्रेड हो रहा था वो 7.25 पे होने लगा, 7.5 पे होने लगा, यानी कि उसकी यील्ड बढ़ती चली गई। जैसे जैसे यील्ड बढ़ने का एक तरीका तो ये डिमांड आई। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जिस कंपनी का वो बॉन्ड था, मार्केट में उस कंपनी के खिलाफ मान लीजिए कोई खबर आने लगी। जैसे मान लीजिए कि यस बैंक का एक बॉन्ड था कोई मार्केट में, और यस बैंक की तरफ से ये खबर आई कि यस बैंक पर मॉरेटोरियम लगा दिया गया, यस बैंक से निकासी पे, बैंक पे किसी भी तरीके की नकारात्मक खबर आई, तो क्या हुआ कि बॉन्ड मार्केट में जो यस बैंक के बॉन्ड ट्रेड हो रहे थे उनकी यील्ड एकदम चढ़ गई। क्यों? क्योंकि वहां पे रिस्क जुड़ गया, कि इस कंपनी के संग रिस्क जुड़ गया। रिस्क जुड़ा तो क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई बॉन्ड 7% पे ट्रेड कर रहा था तो वो हो सकता है अब 9 पे करने लगा हो, 10 पे करने लगा हो। अब
अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उस समय डेट मार्केट में फंड मैनेजर पे अपनी रिडम्पशन की वो डालता है, तो अगर वो फंड मैनेजर जो बॉन्ड उसने आपको 7% पे दिया था, खरीदा था, वो जब मार्केट में बेचने जाए तो जरूरी है उसके लिए कोई खरीदार हो। तो यहाँ पे कोई खरीदार मिलना बंद हो गए। राइट। क्यों बंद हो गए? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी बिजनेस एक्टिविटीज खत्म, मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम है। अब जब कारोबार चल ही नहीं रहा है तो कर्ज लेने देने का व्यवसाय तो बात की बात है, अभी तो लोग अपनी गाढ़ी कमाई को, अपनी नकदी को अपनी मुट्ठी में बांधे हैं। यहाँ पे एक छोटा सवाल मेरा ये आएगा शुभम, कि अगर इस तर्क से तो फिर शेयर मार्केट में भी मार्केट टूटना चाहिए, पर शेयर मार्केट में लोग खरीदारी चल रही है, लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। पर देखिए हाँ, शेयर खरीदने की और शेयर बाजार की तेजी क्यों है, ये एक दूसरा मुद्दा है। हालांकि आपने मेरा से पॉइंट था कि शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, लोग खरीद बेच रहे हैं, तो बॉन्ड में क्यों नहीं खरीद बेच रहे? मतलब हाँ, देखिए जो शेयर मार्केट की ट्रेडिंग है वो दरअसल दो बड़े धड़ों में बटी है, एक एफआईआईज, एक डीआईआईज। डीआईआईज मतलब म्यूचुअल फंड्स और जो संस्थागत निवेशक हैं, पीएमएस हैं, वो लोग जो खरीदारी करते हैं वो डीआईआईज होते हैं, और एफआईआईज होते हैं। डीआईआई और एफआईआईज के साथ साथ बहुत रिटेल निवेशक भी होते हैं जो शेयर बाजार में सीधे खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए अगर तन्मय जी अपने घर बैठ के किसी कंपनी के शेयर अपने कंप्यूटर से खरीदते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, तो ये रिटेल निवेशक हो गए। जबकि डेट मार्केट में जो पार्टिसिपेशन है वो केवल बहुत चुनिंदा लोगों का है। डेट मार्केट में आम आदमी अभी उतना तेजी से खरीदारी नहीं करता। तो एक तो वहां पे पार्टिसिपेशन कम है। डेट मार्केट में खरीदारी कौन करते हैं? तो डेट मार्केट में खरीदारी दरअसल मोटी पोटली वाले लोग करते हैं। डेट मार्केट में खरीदारी एफआईआईज करेंगे, डेट मार्केट में खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से इकट्ठा पैसा आ रहा है वो करेंगे, डेट मार्केट में खरीदारी एलआईसी जैसी कंपनी करेगी। क्योंकि डेट मार्केट में आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है लेकिन निश्चित मिलता है। अब जैसे अभी सरकार का बॉन्ड 6.15% पे ट्रेड हो रहा है, भारत सरकार का जो बॉन्ड है 10 साल का, वो मान लीजिए 6-6.25% के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब एक व्यक्ति को, एक रिटेल निवेशक को 7% तो एफडी में मिल जा रहा है या 6% तो एफडी में मिल जा रहा है, वो बॉन्ड क्यों खरीदेगा? वो बॉन्ड नहीं खरीदेगा। तो बॉन्ड की जो दर होती है दरअसल वो डिपेंड करती है जो व्यक्ति को आप कर्ज दे रहे हैं उसकी साख पर, उसकी माली हालत पर, उसकी भविष्य में आय कैसी रहेगी, इस बात पर डिपेंड करती है। तो बॉन्ड मार्केट से दरअसल बहुत रिटेल निवेशकों का सरोकार नहीं है, पहली बात। और दूसरी एक बड़ी चीज जो आपने पूछा कि क्यों यहाँ लिक्विडिटी है वहां लिक्विडिटी नहीं है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि डेट मार्केट में दरअसल जो लिक्विडिटी होती है वो उन दिनों में ज्यादा होती है जब दरअसल कारोबार चल रहा होता है। अब जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि किसी कंपनी को कोई फैक्ट्री लगानी है। मान लीजिए कि तन्मय जी की मास्क बनाने का बिजनेस करते हैं। तन्मय जी को एक बड़ा ऑर्डर मिला। तन्मय जी को लगा कि ये मास्क का ऑर्डर मैं तब पूरा कर पाऊंगा जब मुझे एक नया प्लांट, एक नई फैक्ट्री, एक नई मशीन लगानी होगी। अब तन्मय जी के पास दो विकल्प हैं, एक तो वो बाजार से कर्ज ले, दूसरा वो बैंक से कर्ज ले। तन्मय जी को लगा यार बैंक से कर्ज लेने से बेहतर है मैं ऐसा करता हूं, अपना बॉन्ड से बाजार से पैसा जुटाता हूं। तन्मय जी ने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है जिसपे मैं 7% के टोकन रेट से बॉन्ड ला रहा हूं। ठीक, अब तन्मय जी 7% के टोकन रेट से बॉन्ड लाए, तन्मय जी को पैसा मिला, तन्मय जी ने फैक्ट्री लगाई, तन्मय जी ने वो प्रोडक्शन किया, तन्मय जी को प्रॉफिट हुआ, तन्मय जी ने मार्केट से वो बॉन्ड वापस लिया और वो पैसा 7% के साथ वापस दिया। लेकिन ये सब कब हुआ? जब तन्मय जी को फैक्ट्री लगानी है, जब बाजार में कर्ज की मांग है, जब व्यापारिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। अब लॉकडाउन की स्थिति में जब पूरे देश में सब कुछ बंद ही पड़ा है, कोई कंपनी नया निवेश, नया कैपेक्स कर ही नहीं रही है, तो बॉन्ड कैसे ट्रेड होंगे? यही रीजन है कि बॉन्ड मार्केट में अभी मतलब बहुत कम है। तो इसका मतलब तो अगर फ्रैंकलिन के साथ दिक्कत है तो और भी जो डेट फंड्स उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि लॉकडाउन तो सभी को इम्पैक्ट करेगा। बिल्कुल, देखिए जो दिक्कत फ्रैंकलिन के साथ आई वो किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड के साथ आ सकती है। ऐसा नहीं है कि फ्रैंकलिन ने कोई ऐसा काम किया जो और कोई नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, हर उस म्यूचुअल फंड के साथ दिक्कत आ सकती है जिसने खराब रेटिंग के बॉन्ड्स में पैसा लगा रखा है। अब अगर मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसने सारे बॉन्ड्स एयरलाइंस और होटल्स कंपनी के खरीद रखे थे। इस लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन अगर खुल भी गया तो कोरोना में जब बहुत क्राउडेड जगहों पर या नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, चलेगा। सबको पता है कि एविएशन और होटल्स का बिजनेस पूरी तरीके से खराब है, तो ऑब्वियसली उसके बॉन्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा।
उसके बॉन्ड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की शायद माली हालत लॉकडाउन के बाद इस स्थिति में ना रह पाए कि वो पैसा वापस कर पाए। और किसी ने अगर कंज्यूमर उसके कंज्यूमर प्रोडक्शन और उस तरह की कंपनी में लगा रखे होंगे तो वो चलेगा, वो सर्कुलेशन बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि अब सीधी सी बात है कि खराब कंपनियों के बॉन्ड शायद ऊंची यील्ड हो जाए, जबकि ऐसी कंपनियां जो इस बाजार में भी अच्छा काम करती रही, जैसे सपोज कीजिए कि बिस्किट, आटा, दाल, चावल, साबुन, तेल, मंजन बिक रहा है, तो हो सकता है कि आईटीसी अगर कोई बॉन्ड लाए तो उसको बहुत सस्ते में, अगर और लोगों को 9% पे मिला तो आईटीसी का कोई बॉन्ड 7% पे ही बाजार में हिट हो जाए। जी, तो मतलब म्यूचुअल फंड जो बंद हुए, डेट फंड बंद हुए, कारण यही है कि उसने उन सबसे पहले उसने उन कंपनियों में पैसा लगाया जिनको एक रेट नहीं है, और वो उन कंपनीज में बिजनेस में पैसा लगाया जो ऑलरेडी नुकसान की हालत में थी। उसके बाद वो कहते हैं कहावत कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया, तो जितना भी इनका जो बिजनेस था वो पूरी तरह बंद हो चुका, और जो यील्ड थी वो बिल्कुल खत्म हो गई, और इस चक्कर में बॉन्ड्स के खरीदार मार्केट में नहीं आए। आप मतलब एक लाइन में अगर हम अपने टॉस के सारे दर्शकों को समझाना चाहें तो आपने जो पैसा फ्रैंकलिन को दिया, फ्रैंकलिन ने, फंड मैनेजर ने किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया है जो अभी खराब स्थिति में, जो देने की स्थिति में नहीं है। आप अपने किसी दूसरे दोस्त के पास गए और आपने कहा कि यार मैंने उस व्यक्ति को 100 रुपए उधार दिए हैं, वो कल वापस दे देगा तो मैं तुमको वापस दे दूंगा, अभी तुम मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं उसका कर्ज तुमसे नहीं ले सकता, मुझे उस पर कम भरोसा है। तो सिंपल सी बात है, यही आप मान सकते हैं कि तो इसलिए कोई खरीदार खत्म हो चुके हैं, और इसीलिए ये फ्रैंकलिन ने अपने सारे के सारे बॉन्ड बंद किए जिसमें निवेशकों का पैसा फंस गया है, और जब इनकी मैच्योरिटी आएगी तो उसके बाद पैसा मिलेगा जो ये सब उम्मीद करते हैं। तो देखिए, अब ये आपने एक और फिर अहम सवाल पूछा कि इन निवेशकों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, दो ही स्थितियां हैं। पहली स्थिति तब बनेगी जब लॉकडाउन खुले और सारी आर्थिक गतिविधियां फिर सुचारू हो जाएं, और आरबीआई ने भी बहुत कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर कोई दिक्कत ना है, उसने भी लिक्विडिटी छोड़ी है, बैंक म्यूचुअल फंड्स को पैसा दे दें, बॉन्ड मार्केट में दोबारा से, डेट मार्केट में वॉल्यूम्स हो जाएं, लोग ट्रेड करने लगे, और इन बॉन्ड्स के कोई खरीदार मिल जाए। खरीदार मिलने के बाद फ्रैंकलिन वापस स्कीमों को खोल दे और लोगों का पैसा वापस कर दे। ये है पहली स्थिति जी। दूसरी स्थिति उस दिन आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड एक मियाद के होते हैं, मैच्योरिटी हो जाएगी। हाँ, जिस दिन उसकी मैच्योरिटी आएगी और वो कंपनी अपने बॉन्ड को ओन करेगी, कहेगी हाँ भाई मैंने पैसा लिया था और ये पकड़िए आप पैसा वापस। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी होती चली जाएगी वैसे वैसे निवेशकों को पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर लॉकडाउन में मान लीजिए वो कंपनी ही डूब गई, कंपनी देने की स्थिति में नहीं बची, कंपनी का कारोबार बहुत खराब हो गया, तो भगवान ही मालिक है, वो एक दूसरी स्थिति है। लेकिन हाँ, ये दो स्थितियां अभी भी ऐसी हैं निवेशकों की कि जो निवेशकों का पैसा वापस मिल सकता है। तो हम सभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जब भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं, जो मुझे शुभम की बात समझ में आया कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो ये सोच के लगाएं, अपने फंड मैनेजर को बोलें कि भाई जो भी पैसा आप लगा रहे हो ये देखो कि वो पैसा किस कंपनी के बॉन्ड, अगर डेट में लगा रहे हैं तो वो पैसा किस कंपनी में लग रहा है, और अगर आप इक्विटी में लगा रहे हैं या एसआईपी में लगा रहे हैं तभी भी देखिए कि वो पैसा किस कंपनी में लग रहा है। और वैसे भी आजकल सारी वेबसाइट्स पे आपको एक एक रुपए का हिसाब पता होता है कि कौन सा किस कंपनी में एक इसका बहुत सीधा सा सूत्र अगर मैं दर्शकों को बता सकूं, बिल्कुल, सरकारी बॉन्ड की यील्ड कितनी चल रही है आप ये देखिए। केंद्र सरकार का बॉन्ड बाजार में अगर 6% पे ट्रेड हो रहा है और अगर आपकी कंपनी 7, 7.5, 6.5, पौने 7 ये आसपास दे रहा है, समझ आता है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 9% का रिटर्न दे रही है, 8% का रिटर्न दे रही है, ज्यादा रिटर्न दे रही है, या उसकी एनएवी बहुत तेजी से चल रही है, तो आपको निश्चित तौर पर अपने म्यूचुअल फंड एजेंट से या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से सवाल जरूर पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर आप और एक और चीज भी है कि लोगों की रिस्क लेने की क्षमता है, बोलते हैं कि मोर रिस्क मोर गेन। अगर लोगों की रिस्क लेने की क्षमता है, वो अपनी पूंजी पर रिस्क ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर, लेकिन वही है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क लें। ऐसा ना हो कि आपको अंधेरे में रख के केवल आप ये देखें हाँ अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आप उसके पीछे का जोखिम जरूर समझ लें। हमारे मतलब टॉस के पूरे वीडियो का उद्देश्य दरअसल ये कि उसकी अगली साइड भी आप देख लें कि बॉस हम इतना रिस्क ले रहे हैं तब हमें इतना गेन मिल रहा है। हाँ, मतलब आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए, कोई आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आप ये सोच के देखें कि उसके पीछे क्या मकसद क्या है, उसके पीछे रिस्क कितना है, और कौन सी कंपनियां हैं। कहीं ऐसी कोई कंपनी दी तो नहीं है जो आने वाले समय बंद हो जाए, जिसमें आपका पैसा फंस जाए। तो इसीलिए अपने फंड को, अपने पैसे को बड़े ही हिसाब से लगाएं मार्केट में।
खास तौर पे आज की स्थिति में, जिस तरीके से कोरोना की वजह से मार्केट में बहुत वोलेटाइल नेचर है अभी। तो ये इसी चीज के साथ हम लोग आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और शुभम जी का धन्यवाद कि आपने सब पॉइंट्स रखे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।